हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक कंफर्म करेंगे। तो आज से स्टार्ट करने वाला है एक नया और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड दैट इज़ हिस्टोरी। ठीक है, लेकिन उससे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज़ हिस्ट्री। तो हम लोग का सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया ज्योग्राफी, देन हम लोगों ने कंप्लीट किया पॉलिटी, देन हम लोगों ने किया बायोलॉजी, देन हम लोगों ने किया केमिस्ट्री और अब हम करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। और अब हम करेंगे सिराज 6,000 जाएंगे, सिराज 6 के 6 जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो। चलिए, राम राम सभी को। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री और काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि आपका प्राचीन इतिहास। मेडिवल हिस्ट्री दैट इज़ मध्यकालीन इतिहास। और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसमें एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं। 3 पर्टिकुलर सब सेक्शंस में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। अब इसके टाइम पीरियड क्या है हिस्ट्री में, ये जो मैं एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न बोल रहा हूँ, तो इसके टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक के टाइम पीरियड को। बिकॉज हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, वैसे हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स। वो वाली डेट नहीं बेटा जिसकी तलाश में तुम हो काफ़ी टाइम से, ये है हिस्ट्री की डेट्स। जैसे एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जब से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, दैट इज आई कैन से फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स। जब से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जहाँ से आज हम लोग अपना स्टार्ट लेने वाले हैं, सो फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू 7th सेंचुरी एडी। ठीक है, 7th सेंचुरी एडी। ठीक, मेडिवल की जब हम बात करते हैं तो ये आता है 8th सेंचुरी एडी से लेकर टू 18th सेंचुरी एडी। ठीक, और मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 18th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स टिल नाउ। ठीक, फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 7th सेंचुरी एडी, या फिर अभी यहाँ पर तो एक मैंने टर्म नहीं लिखा है, बीसी है ना, बीसी। तुमको लग रहा हो कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं सर आप, बेटा वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। अगेन, अब ये बीसी एडी पहले पूरा टाइम समझ लो, ये कि है क्या, ये क्या चीज़ होती है एडी, क्या चीज़ होती है बीसी। ठीक है, तो वो समझने के लिए हमें पूरी टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा ये मैथमेटिक्स की टाइमलाइन नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि एंशियंट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट बीसी। एंशियंट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट बीसी। वो बीसी नहीं, अगेन जो आप समझ रहे हैं, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। यानी कि जब भी मैं ईयर लिखूंगा, क्या, फॉर एग्जाम्पल 400 बीसी, 10,000 बीसी। अभी आप इस आज के लेक्चर में देखेंगे, आज हम लोग बीसी बीसी करेंगे। ठीक है, तो वहां पे बीसी का मतलब होगा बिफोर क्राइस्ट। 400 बीसी के बाद हम कभी पढ़ रहे होंगे 400 एडी, 400 एडी में भी हम आएंगे। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई 400 बीसी और 400 एडी में क्या अंतर है। तो टाइमलाइन आप समझ लो, आज क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, अगर हम देखें तो 2024 चल रहा है, 2024। कुछ ही दिनों में हम 2025 में एंटर करने वाले हैं। तो ये जो 2024 है, ठीक है, इससे पहले 2023 रहा होगा, 2022, 21 ऐसे कर करके कभी हम ज़ीरो पे आएंगे। आएंगे कि नहीं, अगर हम 2024 से 2024 घटा देंगे तो यानी आज से 2024 साल पहले क्या रहा होगा, ज़ीरो। तो क्या उससे पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी क्या? 2024 साल पहले ही क्या लाइफ एग्जिस्ट करी क्या? नहीं। हमें तो पता है कि अर्थ की यहाँ तक की एज तो कितनी है,
अर्थ की एज जब हम बात करते हैं तो अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ही लाइफ ओरिजिनेट हो गई थी अर्थ में, लेकिन हाँ लाखों साल पहले तो लाइफ ओरिजिनेट हो गई थी। मैं बोल दूँ रफली कि भाई 2.5 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले लाइफ ओरिजिनेट हो गई थी। ठीक है, 1 लाख तो मानोगे ही, कहाँ 1 लाख, कहाँ 2024। ठीक है, तो ज़ीरो से पहले क्या रहा, क्या था? तो ज़ीरो से पहले जो ईयर्स होते हैं उनको हम बीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों क्यों हमने इसी को ज़ीरो माना? क्या हुआ था ऐसा? तो इस टाइम पे हुआ था, एंड दैट इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जिसके लिए कल आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के लिए हम कल जो क्रिसमस मनाते हैं, है ना, 25 दिसंबर को। तो उससे पहले जितने भी ईयर्स हैं हमारे बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनको हम बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और जो इसके बाद के हैं उनको हम या तो सीई विच स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, विच स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, या फिर एडी बोल देते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनियन, और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, या फिर बीसीई भी अगर आप कहीं लिखे देखोगे तो कंफ्यूज मत होना, वो बीसी की ही बात हो रही, बिफोर क्राइस्ट एरा, बीसीई। और अगर कहीं सीई लिखा देखो तो इसको बीसीई से कंफ्यूज मत कर लेना, सीई का मतलब होता है एडी। तो बीसी और एडी ध्यान रखना, बीसी का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, और एडी का मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। और इसमें ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है, दैट इज़ कि जो आपका, जैसे अगर मैं बोलूँ बेटा 2020 पहले आया था या 2023, तो आप बोलोगे 2020, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा 100 बीसी पहले आया था या 200 बीसी, तो आप ये मत बोल देना कि 100 बीसी पहले आया था, 100 बीसी बाद में आया होगा। कैसे? ऐसे समझ लो, ये 1000 बीसी कभी रहा होगा, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0। तो आप देख रहे हो कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं बीसी वाले टाइम पीरियड में, बीसी वाली टाइम लाइन में, तो हमारे जो ये वैल्यू है वो घट रही है। आप ऐसे समझ लो, जब आप मैथमेटिक्स में ये ड्रॉ करते हो स्केल, तो आप किस तरह से करते हो? -6, -5, -4, -3, -2, -1, तो 6, 5, 4, 3, 2, ये क्या कर रहा है? ये अगर हम देखें तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नंबर घट रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम आगे की ओर तो बढ़ रहे हैं, 800 बीसी, 700 बीसी, 600 बीसी, 500 बीसी, लेकिन ये नंबर घट रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 700 बीसी पहले आया था या 800, तो आप क्या बोलोगे? 800 पहले आएगा, 700 बाद में आएगा। लेकिन अगर मैं एडी में यही पूछ लूं तो एडी में 700 पहले आएगा, 800 बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 100, 200, 300, 400 इस तरह से हम बढ़ रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर सेंचुरी वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लो, बिकॉज जब मैं बोलूँगा ये सेंचुरी एडी, वो सेंचुरी एडी, ये सेंचुरी बीसी, वो सेंचुरी बीसी, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ आपसे 8th सेंचुरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 8th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 8th सेंचुरी का मतलब हो जाएगा, आप सीधा लिखो 800 बीसी। ठीक है, सेंचुरी का मतलब होता है 100, इतना तो सबको पता होगा, सेंचुरी का मतलब 100। तो 8th सेंचुरी मतलब 800, और उससे 100 घटा दो तो 700। तो 700 से 800 के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा हमारा 8th सेंचुरी बीसी। अगर एडी लिख दूंगा तो एडी हो जाएगा। तो जब भी कोई सेंचुरी की बात होती है, जैसे कि 5th सेंचुरी, तो 5th सेंचुरी का मतलब 500, 500 के आगे नहीं, 500 से 600 नहीं, 400 से 500। समझ में आपको? जैसे मैं आपको बोलूँ, चलो एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बताओ 3rd सेंचुरी एडी, ये मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ? जल्दी से बताइए कमेंट में सभी लोग, मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ? तो ये मैं 200 से लेके 300 एडी तक के बीच की बात कर रहा हूँ। तो अब आपको समझ में आया? जब मैंने यहाँ पर लिखा 8th सेंचुरी एडी, तो आपको समझ में आया कि भाई 8th सेंचुरी एडी का मतलब 700 एडी के टाइम की बात हो रही है। समझ रहे हैं आप? 18th सेंचुरी एडी का मतलब क्या होगा? 18th सेंचुरी एडी का मतलब है 1700 से लेके 1800 जो एडी है उसकी बात हो रही है। यार आज ये नेट चला क्यों गया? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकिएगा। किससे कनेक्टेड है? नेट आज उड़ गया पूरा। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा।
हिस्ट्री ये पूरा। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, अभी वॉइस आ रही होगी प्रॉपर, ठीक है। अभी वॉइस आ रही है ना, एक बार कंफर्म कर देना। ठीक है। तो अब ये बात ये आती है कि मेडिवल हिस्ट्री को हम 8th सेंचुरी एडी से क्यों मानते हैं, मॉडर्न को 18th सेंचुरी से क्यों मानते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, ठीक है, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में सबसे पहला इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, ठीक है। फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन हुआ था बाई मोहम्मद कासिम, वो हम पढ़ेंगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो इस्लामिक इन्वेजन से, ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन था, दैट इज़ जो इस्लामिक इन्वेजन है, पहला मुस्लिम अटैक है, वहाँ से हम मेडिवल हिस्ट्री को मानते हैं कि स्टार्ट हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री कब मानते हैं, जब जहाँ से एक्चुअल में ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है। अब जिन लोगों को अगर पता हो तो बैटल ऑफ प्लासी आपने सुना होगा कभी, 1757, मतलब कब हुआ था, 18th सेंचुरी एडी में। तो वहीं से ही एक तरह से बैटल ऑफ प्लासी से ही मानते हैं कि ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो गया था ढंग से इंडिया में। तो वहाँ से हम मॉडर्न हिस्ट्री मानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले एंशियंट हिस्ट्री से, देन हम जाएंगे मेडिवल में, देन हम आखिरी में जाएंगे मॉडर्न में, यानी कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ेंगे। और आपको क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, और वो समझने के लिए आपको अमित शाह जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स, यानी कि लैक्स ऑफ ईयर्स पहले, लाखों साल पहले। अब सोचो क्या हुआ करता होगा। आपको लग रहा है कि ऐसे ही जीवन चलता होगा, आप सोचो आपके बाबा के बाबा के बाबा के बाबा, मतलब 4-5 मिनट तक ऐसे बाबा के बाबा करते रहो, तब जाके तुम पहुंचोगे कि कहीं पे हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई होगी, या फिर ह्यूमन स्टार्ट, मतलब तो ह्यूमंस ऐसा तो है नहीं कि जिस तरह से आज हम हैं, है ना। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है ना। मज़े ही मज़े हैं ज़िंदगी के, सारे मज़े हैं, लेकिन फिर भी मज़े नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है। मज़े तो हैं लेकिन आनंद नहीं है। बहुत बड़ी मैंने बात बोल दी, मज़े और आनंद में बहुत बड़ा अंतर होता है। खैर, फ़िलॉसफी को साइड करते हैं। तो एक्चुअल में हमारे जो दादा पूर्वज, यानी कि अब समझ लो कि मैं लाखों साल पहले की बात कर रहा हूँ, आप समझ लो 5 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, इस टाइम की बात है कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने पत्थरों से अपना जीवन स्टार्ट किया, पत्थर से स्टार्ट किया, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी को ही हम बोलते हैं स्टोन एज। यहीं से ही हमारी हिस्ट्री एक्चुअल में स्टार्ट होती है। हम अपनी हिस्ट्री को, एंशियंट हिस्ट्री को भी 2 पार्ट में, फिर हिस्ट्री को 2 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री। एक होती है प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, और एक होती है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि कोई रिटन एविडेंस नहीं है, नो रिटन टेक्स्ट, कोई रिटन एविडेंस है ही नहीं, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में प्री हिस्ट्री। हमें आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, यानी कि एक्सकेवेशन कर करके, खोद खोद के, कि इधर कुछ मिल गया उधर कुछ मिल गया, इनसे हम अगर अपना चीज़ें डिसाइफर करते हैं कि भाई इस टाइम के लोग इस तरह से रहा करते होंगे। हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला है कि भाई वो लोग कुछ लिख के गए थे और जो हम समझ गए कि अच्छा इस तरह से रहते थे, वो कुछ लिख के नहीं गए हैं, बस हम सिर्फ डिसाइफर कर रहे हैं। हम सिर्फ बस अनुमान लगा सकते हैं वो चीज़ें देख के कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें छोटे छोटे ये स्टोन्स मिले, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ यार, ये पत्थर का इस्तेमाल करते रहा करे होंगे, और इस तरह से पत्थर को काट काट के डिफरेंट तरह के पत्थर बनाते होंगे और उनको डिफरेंट यूज़ में लाते होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। अभी मैंने बोला एक प्रोटो हिस्ट्री होती है, ठीक है। ये प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? प्रोटो हिस्ट्री होता का मतलब होता है जहां पे थोड़े बहुत रिटन एविडेंसेस तो हैं, लेकिन हम इतने काबिल नहीं हैं कि वो हम समझ सकें वो क्या लिख के गए थे, हमें पता नहीं चल रहा है। उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जो कि इंडस वाली सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदारो का नाम तो सबने सुना होगा, एटलीस्ट मैं इतनी तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है। नहीं सुना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई थिंक सुना होगा। तो एक्चुअल में उसी को ही प्रोटो हिस्ट्री हम बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग लिख के तो कुछ गए थे, लेकिन हम पता नहीं लगा पाए कि वो क्या है, आज तक पता नहीं लगा पाए। तो पता कैसे चला? उसी टाइम के जो बाकी जगहों के एविडेंस थे,
अब मैं ज़्यादा डीप डेवल नहीं कर रहा हूँ मेसोपोटामिया इन सब में, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो वहाँ से हमें पता चला कि यार अच्छा ये लोग इस तरह से रहा करते थे, प्लस आर्कियोलॉजी से भी पता चला, पुरातत्व से ही पता चला कि हाँ यार हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, किसी कुत्ते की हड्डी देखने को मिली तो हाँ यार कुत्ते को ये लोग जानते थे, घोड़ा कहीं देखने को नहीं मिल रहा, घोड़े की हड्डी तो मतलब घोड़े को नहीं जानते थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पता लगाया। तो आप समझ रहे हैं कि अभी तो हिस्ट्री हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी प्री हिस्ट्री पे हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब है कुछ लिख के नहीं गए। तो सबसे पहले यानी जब हम स्टोन एज की बात करते हैं तो स्टोन एज और कॉपर एज, यहाँ के लोग कुछ लिख के नहीं गए थे, सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही पता लगाना पड़ा कि इनका लाइफस्टाइल क्या था, ये लोग किस तरह से रहते थे, वो सारी चीज़ें। तो आज के लेक्चर में हम प्री हिस्ट्री करने वाले हैं, प्रोटो हिस्ट्री कल से करेंगे और परसों के लेक्चर से हिस्ट्री एक्चुअल में स्टार्ट होगी। तो आज हम स्टोन एज और कॉपर एज देखने वाले हैं। तो स्टोन एज को स्टोन एज क्यों बोलते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ जो इंसान होता था वो उन टूल्स का इस्तेमाल करता था, उन औजारों का इस्तेमाल करता था जो स्टोन यानी कि पत्थर से बने होते थे। ठीक है, इसको आप अभी भूल जाओ क्योंकि ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ब्रॉन्ज एज जो कि हमारा हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब, इसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, स्टोन एज को हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड। किस तरह के वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे उसके बेसिस पे हम स्टोन एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। चैल्कोलिथिक नहीं, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होगा आपका नियोलिथिक। ठीक है, ये होगा आपका नियोलिथिक। पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, इसको बोलते हैं हिंदी में पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पाषाण का मतलब है स्टोन, लिथ का मतलब स्टोन होता है, पीलियो का मतलब ओल्ड, तो ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, मीजो का मतलब होता है मिडिल। इतना सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ लेता, आप यकीन नहीं करोगे, एसएससी में भी और यूपीएससी के जैसे सीडीएस सीएपीएफ जैसे एग्जाम होते हैं, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, यूपीएससी के भी क्वेश्चन करेंगे, एसएससी के भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम करते आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सीडीएस और सीएपीएफ के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी है ये। ठीक है, तो न्यू स्टोन हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जो रिसेंट एग्जाम में है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एसएससी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर लिया है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। ठीक है, वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा न्यू स्टोन एज का मतलब क्या है, तो नियोलिथिक है। अब जब मैं बोलता हूँ पीलियोलिथिक तो मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो 5 लाख बीसी यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और उनके जन्म से 10,000 साल पहले, इस टाइम पे पीलियोलिथिक एग्जिस्ट करता था। फिर लगभग 9,000 या फिर 10,000 के समथिंग, 10,000 के बाद से लेकर 4,000 या चलो या तो आप यहाँ पर 7,000 कर लो, ठीक है, 7,000 बीसी तक मीजोलिथिक चला, और चैल्कोलिथिक जो था वो आपका 7,000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चला। अब देखो है क्या, आप जैसे यहाँ पर 4,000 लिखा है तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गलत है। अब है क्या कि जैसे हमने इनको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल, ये लोग बहुत बड़े बड़े स्टोन टूल यूज़ करते थे, अभी हम देखेंगे छोटे, ये और छोटे और अच्छे यूज़ करने लगे। तो वो डिपेंड करता है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई साइट रही हो जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर का लोग इस्तेमाल करते हों, और उसी टाइम पे यहाँ पर कोई एक साइट डेवलप हो गई जहाँ छोटे छोटे पत्थर का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, और छोटे पत्थरों का डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू रहा। तो ऐसे टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है कि नहीं भाई 7,000 है तो 7,000 होगा, 6,000 नहीं होगा या फिर 8,000 नहीं होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ जो एसएससी वाले खासकर स्टूडेंट है, जो कि आप लोग मैक्सिमम एसएससी वाले ही हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट, तो सभी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एसएससी ने सीजीएल में आई थिंक 2022 में क्वेश्चन पूछा था, और उसमें वहाँ माना था उसने 12,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी का टाइम पीरियड माना था मीजोलिथिक का। तो आपको यही रट्टा मारना है, क्योंकि ज़्यादातर आप जगह देखोगे, ज़्यादातर जगहों में, कि वो मीजोलिथिक का यानी मिडिल स्टोन एज का टाइम पीरियड 10,000 बीसी से लेके 7 या 8,000 बीसी तक आपको देगा। लेकिन आपको तो यही रटना है, ये बोल के कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किस बुक में क्या दिया है, कौन टीचर क्या बता रहा है, मुझे तो फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरा एसएससी क्या पूछ रहा है, एसएससी क्या आंसर की में दे रहा है। तो एसएससी ये दे रहा है, और अगर मान लो एसएससी कल को कुछ इधर उधर दाएं बाएं करता भी है तो हमारे पास एक क्लियर एविडेंस है प्रूफ के तौर पे कि भाई तुमने ही पहले पूछा तो तुमने ही माना था 12,000 से लेकर 10,000 बीसी का टाइम पीरियड। तो ये आपको रटना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने दोनों आपको क्लियरली बता दिया है।
आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है। और नियोलिथिक का ये समझ गया। अब हम आते हैं एक एक करके देखते हैं पीलियो, मीजो और नियो में क्या अंतर है, ठीक। तो सबसे पहले तो आते हैं पीलियो। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार कंफर्म कर दो। आई थिंक ब्रेक तो नहीं हो रही है। तो अब हम आते हैं स्टोन एज। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर के बने हुए टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे पीलियोलिथिक। पीलियो मतलब ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक। एक ही लोग का यार आ रहा है कमेंट, राय बाबू बंगाली, और इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो आप प्लीज़ अपना देख लो, बिकॉज और किसी का नहीं हो रहा है वॉइस ब्रेक, ठीक है। बेटा आर रंजन, जितना नीडेड है साइंस उतना ही पढ़ाएंगे। बाकी तुमको पीएचडी करनी हो तो कर सकते हो, जहाँ से पढ़ना है पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, और बाकी जो सीडीएस जो सीएपीएफ है उसके भी क्वेश्चन करवाते चल रहे हैं। क्वेश्चन ना बना हो तो बताओ, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन। बाकी हम पीएचडी करवाने के लिए आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। बाकी आप पढ़ सकते हैं जहाँ से आपको पढ़ना है, जिस किताब से आपको पढ़ना है। खैर, पीलियोलिथिक पे आते हैं। तो पीलियोलिथिक को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी कितने साल हो गए? 4,90,000। अब 4,90,000 में चेंजेस तो यार हुए होंगे बीच बीच में। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं 4,90,000 साल में बस लोग एक ही तरह से रहते थे। अलग अलग उन्होंने स्टोन टूल्स भी डेवलप किए होंगे इस 4,90,000 साल में। तो हाँ, माना कि आज जो है चेंजेस हमारे साल मतलब 5-5 साल में इतने भयंकर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ था। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं लोअर या अर्ली, मिडिल और अपर। आई अगेन रिपीट, लोअर आपका पीलियोलिथिक जिसको हम अर्ली पीलियोलिथिक बोलते हैं, मिडिल पीलियोलिथिक और अपर पीलियोलिथिक। 5 लाख से 50,000 वाला है आपका लोअर, 50,000 से 40,000 है मिडिल, और 40,000 से 10,000 तक है आपका अपर, ठीक। तो एक्चुअल में जो हमारा एक तरह से मैं बोल सकता हूँ अर्थ है, ज्योग्राफी का पार्ट है ये, कि अर्थ की एवोल्यूशन के भी 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। ये मैं अर्थ के एवोल्यूशन का बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में जो अर्थ का हमारा स्टेज रहा है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो चौथी स्टेज रही है जिसको हम क्वाटरनरी स्टेज बोलते हैं। क्वाटरनरी स्टेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्लेस्टोसीन और एक को बोलते हैं होलोसीन। मतलब प्लेस्टोसीन का मतलब होता है आइस एज, यानी वो टाइम पीरियड था जब हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। तो एक्चुअल में ये जो पूरा पीलियोलिथिक हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा कोइंसाइड किया था आइस एज से। मतलब पूरा पीलियोलिथिक जो एज था 5 लाख से 10,000, वो प्लेस्टोसीन का एरा था। वो प्लेस्टोसीन एरा में पीलियोलिथिक वाले लोग रह रहे थे। होलोसीन 10,000 से लेके आज अभी हमारा क्या चल रहा है, कौन सा स्टेज चल रहा है अर्थ का? होलोसीन। अब कल को अगर मान लो कुछ चेंजेस होते हैं, एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट मान लो हो गया, एस्टेरॉयड गिर गया और एकदम से टेम्परेचर बहुत कम हो गया एकदम से हमारी अर्थ का, तो अगेन से हमारा एक और स्टेज, हम कुछ और स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है पूरा हमारा ह्यूमन का सत्यानाश हो जाए, फिर से है ना बने, और फिर से आर्कियोलॉजी होगी, फिर है ना लैपटॉप मोबाइल ये सब मिलेंगे, फिर कोई ना कोई ऐसे पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो खैर ये प्लेस्टोसीन, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी क्वाटरनरी स्टेज थी हमारी अर्थ के एवोल्यूशन की, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आइस एज, आपने हो सकता है मूवी भी देखी हो, आइस एज करके मूवी भी बनी है इस पर एक, तो वो पीलियोलिथिक से पूरी कोइंसाइड करी थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लोअर और अर्ली में पढ़ते हैं 5 लाख बीसी से लेके 50,000 बीसी, दैट इज आइस एज, ठीक है। ये भी आइस एज है, और यहाँ से आइस एज खत्म हो गई थी धीरे धीरे, ठीक है। इट कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन। तो सोहन एक वैली है पंजाब में, इसको सोन वैली बोलते हैं। बेलन वैली है, ये मिर्ज़ापुर में एक रिवर है, बेलन पड़ती थी उस टाइम पे, तो उसके आसपास ये बेलन वैली डेवलप हुई, जहाँ पर पीलियोलिथिक के लोग रहते थे, मतलब बड़े बड़े स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, ठीक है। बेलन वैली, डिडवाना राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, हुंसगी कर्नाटका, पहलगाम कश्मीर, पटने महाराष्ट्र। तो ऑस्ट्रिच एविडेंस वॉज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पटने महाराष्ट्र, तो ध्यान रखिएगा। अब ये जो पीलियोलिथिक वाले लोग थे, ठीक है सर,
अब वो भी करेंगे, ठीक है। तो जो पीलियोलिथिक वाले लोग थे, तो ये क्या थे, ये बड़े बड़े स्टोन टूल्स का यूज़ कर रहे थे और इन इन जगहों में रह रहे थे। ये लोअर पीलियोलिथिक की बात हो रही है। सोन वैली, बेलन वैली, आपसे क्या करता है वो स्टेटमेंट क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है सिंपल आपसे पूछ लेता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे डिडवाना कहाँ पे है और ये किस पर्टिकुलर एज से बिलोंग करती है, तो ये अपर या फिर सॉरी लोअर पीलियोलिथिक से बिलोंग करता है। देन आते हैं 50,000 से लेके 40,000 जो बीसी का टाइम पीरियड था, ये मिडिल पीलियोलिथिक कहलाता है। ये फ्लेक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। ये क्या टेक्नोलॉजी होती है, तो आप खुद सोचो कि ये कितने साल हो गए, 4.5 लाख साल। 4.5 लाख साल बाद कुछ तो लोगों ने धीरे धीरे एवोल्यूशन किया होगा। तो अब उन्होंने क्या किया था, पत्थर में पत्थर मार के, जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो क्या कर रहे हैं भाई साहब, पत्थर में पत्थर मार के एक अलग से ऐसा टुकड़ा निकाल रहे हैं, अलग से ऐसा थोड़ा सा नुकीला टाइप का, थोड़ा सा नुकीला टाइप का पत्थर निकाल रहे हैं। इसी को बोलते हैं फ्लेक। फ्लेक का मतलब होता है एक साइड से चिप करके स्टोन को चिप करके एक ऐसा थोड़ा सा पॉइंटेड टाइप निकाल लेना। अब इसके यूज़ बढ़ जाएंगे। अभी ये जो पत्थर था, मान लो बड़ा वाला पत्थर, तो इससे मान लो किसी को मार दिया, छोटा जैसे खरगोश खरगोश है, हिरन हिरन है, तो फेंक के मारा, मर गया वो, ठीक। अब उसकी चीर फाड़ कैसे करेंगे, तो चीर फाड़ करने के लिए उन्होंने इस तरह का फ्लेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। थोड़ा पॉइंटेड बनाया तो चीर फाड़ इससे हो जाती थी और थोड़े बहुत और भी काम हो जाते होंगे। तो फ्लेक टेक्नोलॉजी कब डेवलप हुई, मिडिल पीलियोलिथिक में। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था पीलियोलिथिक वालों का, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, सबका, ऐसा नहीं कि मिडिल वालों का ही था। तो मेनली लेकिन जो डेवलप हुआ था ये हंटिंग और फूड गैदरिंग, ये यहीं पे स्टार्ट हुआ था। हंट करते थे, मारते थे और खाते थे। अभी तक ये वेजिटेरियन उतने ढंग से बने नहीं थे, क्योंकि अभी तक एग्रीकल्चर के बारे में इनको बिल्कुल नहीं पता था कि भाई किस तरह से एग्रीकल्चर करते हैं, किस तरह से गेहूँ चावल ये सब उगाते हैं, बिल्कुल नहीं पता था। तो मारते थे खाते थे, मारते थे खाते थे, ठीक है। अपर पीलियोलिथिक में जैसे ने बताया लास्ट फेज जो था आइस एज का, आइस एज के साथ पीलियोलिथिक भी खत्म हो गया। अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस सबसे पहली बार यहाँ पर अपीयर होते हैं, ठीक है। तो होमोसेपियंस क्या है, तो ये है होमोसेपियंस। हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, ठीक है, इस तरह से। फिर धीरे धीरे हम होमो हेबिलस बने, होमो इरेक्टस बने, होमो नियंदरलेंस बने, ये अजीब सा नाम है, नियंदर क्या बोलेंगे इसको, नियंदर थैलेनेसिस, ठीक है। और फिर हम होमो सेपियंस बने, यानी कि धीरे धीरे हमारा एवोल्यूशन हुआ। डिफरेंट टाइप के एप्स पाए जाते हैं, पाए जाते थे, ठीक है, बंदर। उन्हीं में बंदरों में से एक हमारी प्रजाति है बंदरों की, ठीक है, जो यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे किस तरह से जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये माना जाता है कि जो ब्रेन डेवलप हुआ है ये मीट ईटिंग की वजह से डेवलप हुआ है, क्योंकि उसमें हमारी जो स्टमक है उसको कम काम करना पड़ता है। एंड व्हेन देयर इज़ लेस वर्क टू डू फॉर द स्टमक देयर इज़ मोर एनर्जी फॉर द ब्रेन। और इस तरह से धीरे धीरे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ। तो हम जो होमोसेपियंस के तौर पे जब हम इवॉल्व हुए, वो एक्चुअल में यही एज था, अपर पीलियोलिथिक। साइट्स क्या हैं, भीमबेटका केव्स। एक्चुअल में जो अपर पीलियोलिथिक है, ये आते आते तक, जैसे कि जब हम मिडिल वाले में आए तो हमने इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि फ्लेक टेक्नोलॉजी हमने बना ली, यानी कि पत्थर में पत्थर मार के एक नुकीला पत्थर निकाल दिया। यहाँ पे आते आते हम गुफाओं में रहने लगे, केव्स और रॉक शेल्टर्स में, यानी एक तरह से सेटल्ड लाइफ जीने लगे। सेटल्ड लाइफ जीने लगे हम यहाँ पे आते आते, समझ रहे हैं आप। सेटल्ड लाइफ का मतलब ये है कि अब हम झुंड में रहने लगे, हमने अपने रहने के लिए कहीं पे थोड़ा सा गुफा उफा बना ली, ठीक है। और हम बाकी गुफा के अंदर गए और बाकी क्रियाकलाप भी पॉसिबल हो पाया। क्या क्रियाकलाप की बात हो रही बेटा, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो हैं कि सर किस तरह क्रियाकलाप बेटा, क्योंकि देखो मुझे पता है आप लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच रहे होंगे कि वो लोग पढ़ाई लिखाई करने को, नहीं, उस टाइम पे ऐसा पढ़ाई लिखाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे ये लोग जैसे कि हमें गुफाओं में, जैसे कि ये मध्य प्रदेश की एक साइट है भीमबेटका, भीमबेटका पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे, वहाँ की जो गुफाएं हैं, वहाँ पर हमें इस तरह की पेंटिंग्स मिली हैं गुफाओं में, जिनको हम भीमबेटका केव पेंटिंग बोलते हैं। एक हमारे थे वीएस वाकांकर करके उनका नाम था, वीएस वाकांकर। ये एक बार ट्रेन से जा रहे थे, ठीक है, जब भोपाल में ट्रेन इनकी आई होगी, भोपाल में पड़ता है, भोपाल के पास भीमबेटका। तो इनको ये कुछ ऑब्जर्व हुआ यहाँ पर कि कुछ तो बना हुआ है। अब तुम्हारी तरह थोड़ी ना था कि ट्रेन में बैठ के इधर उधर ताक झाँक कर रहे हैं, ऊपर वाली सीट, नीचे वाली सीट, दाएं बाएं वाली सीट, है ना, क्यों।
वो बाहर देखते थे, ठीक है, जो वीएस वाकंकर जी थे, तो उन्होंने देखा कि इस तरह का पेंटिंग था, तो वो फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे उतर के उन्होंने इस पर रिसर्च करी। तो वहाँ पर उन्होंने पाया, फर्दर इसमें हुआ कि किस तरह से यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो कि हमें कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके, हमने पढ़ा था किस तरह से रॉक एज वगैरह निकाली जाती है, तो हमें पता चला कि ये जो लोअर हमारा अपर जो पीलोलिथिक है उस टाइम की ये पेंटिंग है, जहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से घोड़े को दिखाया गया है। ये ऑब्वियस सी बात है, इंसान को दिखाया गया होगा इस तरह से, समझ रहे हैं आप। तो ये पेंटिंग्स, चित्रकारी वो लोग बनाए थे, तो जब गुफाओं में रहते होंगे तो इसको इस तरह से बनाते होंगे, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सेटल्ड लाइफ की शुरुआत और ये केव्स और रॉक शेल्टर मतलब रॉक्स, चट्टानों के बीच में रह रहे थे, तो वो अपर पीलोलिथिक से स्टार्ट होता है। इसकी साइट्स हैं इनाम गांव, नेवाडा महाराष्ट्र में है, ये डिडवाना राजस्थान में है, और फ्लिंट स्टोन करके भी यहाँ पर ध्यान रखना, फ्लिंट जो और थोड़ा सा पतला हो गया फ्ले के कंपैरिजन में भी। आप यहाँ पर सोन वैली सबको लोकेट कर सकते हैं, सोन वैली है, ठीक है। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पंजाब में, बेलन वैली आई थिंक यहाँ पर दिखाई नहीं गई है, यहाँ मिर्ज़ापुर के पास में बेलन वैली है आपकी। डिडवाना राजस्थान में, नेवासा आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र में है ये आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पर आई थिंक लिखा नहीं हुआ। देन अगर हम पहलगाम कश्मीर, हुंसगी कर्नाटका में अगर आप यहाँ पे आएंगे, तो हुंसगी कर्नाटका में दिखाई नहीं गया क्या यहाँ पे, आई थिंक लिखा नहीं, चलो कोई नहीं। तो हुंसगी कर्नाटका में, तो साइट्स के नाम याद रखना कि कहाँ से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग, ये रॉक केव पेंटिंग आप ध्यान रखना कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश। द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस, ये जो होमो इरेक्टस है इसका स्कल जो है देखने को मिला था हथनोरा मध्य प्रदेश में। कैसे पता चला, क्योंकि होमो सेपियंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा स्कल होता है, ठीक है। अब ये समझ लो, इससे पहले भी हम इस तरह से थे कि हम ये जो हाथ है ना, इनका इस्तेमाल भी चलने के लिए करते थे। फिर धीरे धीरे, मतलब इससे भी ऐसा नहीं कि यहीं से एक्चुअल में चीज़ें स्टार्ट हुई, हम बंदर थे ऐसे समझ लो, प्योर बंदर थे हम, बस बंदर की एक डिफरेंट वैरायटी थे, ठीक है। थोड़े से जैसे होते हैं ना, चिंपैंजी अलग होते हैं, और आपको अलग अलग, जैसे इंडोनेशिया के जो एप्स होते हैं, मुझे नाम तो एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, वो अलग तरह के दिखते हैं, तो ऐसे हम भी अलग तरह के थे। हम भी इनका इस्तेमाल चलने के लिए करते थे, लेकिन था क्या कि हम डेवलप तेज़ी के साथ हुए। फिर जैसे कि मतलब हम गए नीचे, ठीक है, अब किसी ने खा लिया हमको, क्योंकि लिमिटेशंस होती है, अब ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते हो, ज़्यादा लोड नहीं कैरी कर सकते हो। अगर आप चारों का इस्तेमाल, यानी कि पैर और जो हाथ उनका भी चलने के लिए, चलने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो लोड नहीं कैरी कर सकते थे। लोड इन दी सेंस कि अगर कुछ उठाना है, कुछ खाना है, तो वो काफ़ी लिमिटेड एक्टिविटी हो गई थी। और कोई प्रीडेटर आ गया, जैसे शेर और चीता वगैरह आ गया, तो उसने हमें खा लिया। तो धीरे धीरे हम डेवलप होते गए। जैसे आज हैं हम, आज से 10 साल पहले हम कुछ अलग थे, ठीक है। हाँ, आज से हम 100 साल पहले अलग थे। 100 साल पहले हमारे पास ये फ़ोन नहीं था, फिर हमें धीरे धीरे नीड आया कि यार ऐसे डायरेक्टली बात हो जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसे तुरंत हम हवा के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर लें तो मज़ा आ जाए, तो एरोप्लेन बना, फ़ोन आए। अब धीरे धीरे और एवोल्यूशन हो रहे हैं, इलॉन मस्क ब्रेन में चिप डाल रहे हैं, तुरंत हम सोचें और वो हो जाए। पहले खाने के लिए हमें इधर उधर हंटिंग एंड गैदरिंग करनी पड़ती थी, मार मार के खाना पड़ता था। अब क्या हो, अब फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना सीखा, क्योंकि कित्तों को मार के खाएंगे, एक लिमिटेशन है ना, तो फिर एग्रीकल्चर किया। अब क्या है, दो ऑर्डर किया, खाना तुरंत आ गया, बनाना भी नहीं है। अब कुछ टाइम पे होगा, खाना बटन दबाई मुंह में चला गया, डाइजेशन भी हो गया अपने आप। तो क्या है, धीरे 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 हम एवोल्यूशन कर रहे हैं। हमारे बंदर वहीं के वहीं पे पड़े हुए हैं, जो बाकी टाइप बंदर है, क्योंकि वो एवोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं अपना ढंग से, ठीक है। अब उसके पीछे कि हम न्यूरो साइंस में ज़्यादा नहीं घुसेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि होमो इरेक्टस का जो स्कल है ये हमें हथनोरा मध्य प्रदेश से मिला था, जो नर्मदा के पास पड़ता है, ठीक है। जैसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंटरेस्ट पर्पस से। बाकी तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रिच है जो हमें पीलियोलिथिक में देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, पटने जो महाराष्ट्र में साइट है, वहाँ पर हमें ऑस्ट्रिच का एविडेंस मिला। और ये लोग ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, क्योंकि आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजी में सबसे पहले ही लेक्चर में, कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, इट इज़ दी लार्जेस्ट सेल। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है बताइए? तो इतना बड़ा अंडा होता है, तो उसको मतलब एज अ स्टोरेज के तौर पर भी ये लोग यूज़ किया करते थे। खैर, अभी आते हैं हम मीज़ोलिथिक पे। मीज़ो का मतलब है मिडिल और लिथिक का मतलब है स्टोन, यानी मिडिल स्टोन एज। और एक चीज़ ध्यान रखना कि वीएस वाकंकर जी ने भीमबेटका रॉक केव पेंटिंग, जो पीलियोलिथिक टाइम से हमारी है, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी करी थी। और ये सबसे हमारी ओल्डेस्ट रॉक केव पेंटिंग है इंडिया में, अगर हम बात करें भीमबेटका। लेकिन एक नाम और याद रखना, अगर कभी पूछ ले, ये नाम है आर्कीबोल्ड कार्लेलाइल, ठीक है।
आर्कीबोल्ड कार्लेलाइल, ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने सबसे पहले कुछ केव पेंटिंग करके थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आर्कीबोल्ड कार्लेलाइल या तो वीएस वाकंकर जी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। मीजोलिथिक में मिडिल स्टोन एज, यानी कि मिडिल का मतलब क्या हो गया, पीलियो और नियो के बीच का, पीलियो मतलब ओल्ड, नियो का मतलब न्यू, और उनके बीच का मिडिल। मिडिल का मतलब हो गया मीजोलिथिक। ठीक है, और इसको माइक्रोलिथिक, थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ है, माइक्रो यहाँ लिखा है ओलिथिक, मतलब ये पूरा कॉन्टिन्यूएशन में है, मतलब माइक्रोलिथिक ये पूरा है वर्ड। तो माइक्रोलिथ का मतलब क्या हुआ, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ का मतलब पत्थर, यानी छोटे छोटे पत्थर अब यहाँ पर आ गए थे, बहुत छोटे छोटे, और थोड़ा सा उनमें पॉलिशिंग भी स्टार्ट हो गई थी। ये टाइम पीरियड है 9000 से लेकर 4000 बीसी, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको तो याद रखना है 12000 से 10000 बीसी, आपको यही याद रखना है। ठीक, ट्रांजिशनल फेज तो मैंने बता दिया, वार्मर क्लाइमेट, क्योंकि अब यहाँ पर हम होलो सीन एरा में आ चुके थे, आइस एज खत्म हो चुका था, प्लेस्टोसीन खत्म हो गया था, होलो सीन एंटर कर गए थे। साइट है लंगनज, महसाना गुजरात में, भीमबेटका भी है, भीमबेटका वहाँ भी था, यहाँ भी है। चौपानी मांड उत्तर प्रदेश बेलन वाली के पास, बागोर राजस्थान। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अब खुद सोचो कि ये लोग अभी हंटर और गैदरर थे, धीरे धीरे हमने देखा था कि अपर पीलियोलिथिक आते आते तक ये लोग गुफा में रहने लगे। अब गुफा के अंदर तुम्हें पता है, गुफा के अंदर अगर मान लो कुछ लोग कर रहे हैं तो लोग चाहते हैं कि भाई वो थोड़ी देर तक करें वो चीज़ें, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। तो सिक्योरिटी पर्पस मतलब कि कल्चरल एक्टिविटी, मतलब इस तरह से जैसे नाच गाना वगैरह, तो कोई डिस्टर्ब ना करे, तो कोई डिस्टर्ब ना करे अगर उनको, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो क्या करते थे, उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया एनिमल्स का। आज भी हम क्यों करते हैं डोमेस्टिकेट, किसको करते हैं भाई हम, कुत्ते को। ठीक है, किस पर्पस से करते हैं, ठीक है, आज तो पर्पस हमारे एक का दुक्का और पर्पस हो गए हैं, दैट इज़ कि इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, है ना, डॉगी होता है तो इमोशनल सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है घर में, क्योंकि धीरे धीरे हम न्यूक्लियर फैमिली की ओर भी बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, माँ बाप को बाहर कर दिया है ना, डॉगीज़ को अंदर कर लिया, तो समझ रहे हैं भावनाओं को। तो मेन ये बात है कि हम रहते नहीं है जॉइंट फैमिली, तो हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए। लेकिन एक तो मेन ये भी है ना हमारा सिक्योरिटी पर्पस से भी, तो तब भी वही पर्पस था, सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, तो यहाँ से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है, और इसके हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं वो ये जो बागोर राजस्थान है वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और आदमगढ़ करके भी जो जगह है मध्य प्रदेश में, यहाँ से भाई आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं। संगनाकल्लू कर्नाटका में और टूटीकॉर्न सदर्न तमिलनाडु में। माइक्रोलिथ का मतलब स्मॉल स्टोन होता है, जो यहाँ पर हमें एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है यहाँ का, जैसे कि ये जो आपका है स्टोन, ये मिडिल वाला पीलियोलिथिक था, उसका क्या था एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर, फ्लेग टेक्नोलॉजी। अपर वाले का क्या था, इसका ये था होमोसेपियंस आए, प्लस यहाँ पर रॉक केव पेंटिंग देखने को मिलने लगी। ऐसे ही इसका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है मीजोलिथ का, वो ध्यान रखना माइक्रोलिथ है, छोटे छोटे पत्थर यहाँ पर हमें अब देखने को मिले। ठीक, और ये लोग कैसे थे, ये भी क्या हंटर गैदरर थे क्या, बिल्कुल, ये भी अभी हंटिंग ही कर रहे थे और झुंड में थोड़ा सा घूमते थे, तो हंटिंग गैदरिंग और हर्डर्स भी थे ये। अभी ये लोग को भी एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था। ये साइट ध्यान रखना, जो लंगनाज मैंने लिखी है, और भीमबेटका है, चौपानी मांड है, बागोर राजस्थान है। ठीक है, अमेरिका में तो लोग कैट डॉग एक्सेट्रा भी बन रहे, चलो छोड़ो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉग का ही ये लोग डोमेस्टिकेशन करते थे, हो सकता है यहाँ तक कि हमें हाथियों तक के भी एविडेंस मिले हैं कि उनको। अब हम ये कैसे बोल सकते हैं कि सर उनको डोमेस्टिकेट करते थे, उनको पालते थे, ये कैसे पता चला। हम ये क्यों नहीं बोल देते शेर को भी पालते थे वो, क्योंकि हमें जो कुत्ता है यानी डॉग है, उसकी बोन्स टूटी या कटी नहीं मिली। अब खुद ही सोचो, अगर मारे होते, मार के खाए होते कुत्ते को, तो इसे टूटी हुई होती ना। आप जब नॉन वेज, आप में से जितने लोग होंगे उन्हें पता होगा, ऐसे आप तोड़ के ही खाते हो ना, तो बोन्स टूटी हुई नहीं मिली। और साथ ही साथ जो ह्यूमंस की बोन्स मिली, उनके आसपास ही हमें इनके कुत्तों की बोन्स मिली। उनके आसपास का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा उनके बगल में ही सटा के, जो हमें आगे देखने को वो भी मिलेगा, उनके बगल में एकदम सटा के वो देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर ऐसा सटा के हमें देखने को नहीं मिला कि उनके साथ डोमेस्टिकेशन किया गया हो, मतलब उनके साथ बरी किया गया हो, दफनाया गया हो। इतनी चीज़ क्लियर। तो ये साइट्स याद रखेंगे कहाँ पे कौन सी है। मैं बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, ना ज़्यादा डेप्थ में और ना ज़्यादा बहुत ऊपर ऊपर। नियोलिथिक पे आते हैं। नियोलिथिक ये कौन थे, न्यू स्टोन एज वाले थे, यानी कि इन्होंने अब स्टोन की
कायदे से बहुत प्रॉपर तरीके के अलग अलग तरह के स्टोन्स बनाना शुरू कर दिया था अलग अलग पर्पज़ के लिए, और पॉलिश्ड स्टोन इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। पॉलिशिंग थोड़ा बहुत मीज़ोलिथिक में भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से नियोलिथिक में स्टार्ट हुई थी। अब इन लोगों ने फूड प्रोड्यूसिंग स्टार्ट कर दी थी, यानी कि ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे, क्योंकि कब तक मार के खाएंगे जानवरों को, उसकी भी एक लिमिटेशन है ना। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर दिया, ये टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे 7000 से 1000 BC। अब अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर अनाज उगा रहे हैं, तो अनाज को स्टोर भी तो करना होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए होगी? पॉटरी। पॉटरी मतलब घड़ा टाइप ये। और किस तरह की पॉटरी है ये? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी। ठीक है, शायद ही पूछे, अभी तक तो मैंने देखा नहीं कभी क्वेश्चन इस पे कि, लेकिन अगर पूछे तो कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी है ये। कॉर्ड इम्प्रेस्ड का मतलब होता है कि इसमें ऐसे कलर से नहीं है कि कलर भरा हो ब्लैक रेड इस तरह से ना। कॉर्ड का मतलब ये जो लाइन लाइन देख रहे हो, ये कुछ ना कुछ बना रखा है, इसको बोलते हैं कॉर्ड इम्प्रेस्ड। ठीक है, तो ये फूड प्रोड्यूसर हो गए। और ये जैसे ना होता है स्पेशल तरह के स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, जैसे ये हो गया आपका, इसको सेल्ट बोलते हैं, CELT। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना एडवांस्ड हो गया, अभी भी है स्टोन ही, लेकिन कितना एडवांस हो गया अभी, तो इसको CELT सेल्ट बोलते हैं। आर्ट वो भीमबेटका में देखने को मिलेगी, रॉक पेंटिंग ऑफ ह्यूमंस, बर्ड, एनिमल, नियोलिथिक पीपल ओन्ड प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है, तो भीमबेटका ये मत सोचना कि सर आप तो सब में पढ़ाए डाल ले, उसमें भी पढ़ा दिए थे, अपर पीलोलिथिक में भी, मीजोलिथिक नियोलिथिक था तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो भीमबेटका जो है पीलोलिथिक से स्टार्ट हुआ है, वो मीजोलिथिक में था, वो नियोलिथिक में भी उस की एज में भी ये सर्वाइव किया था भीमबेटका। मतलब यहाँ पर लोग भीमबेटका के लोग जो थे, क्योंकि यार आप खुद सोचो, जब आपका एक बार एग्रीकल्चर हो गया, डेवलप हो गया, अब तुमको लगता है कि जो ये पीलोलिथिक वाले लोग थे, ये एक जगह पे रहते होंगे? क्योंकि अब इनको मार मार के खाना है। अब मान लो इधर आसपास के एरिया के जो बेचारे जानवर थे, उनको मार मार खा लिया अब, और जो कुछ बच भी गए वो भाग गए होंगे कि यार ये इंसान पता नहीं अजीब टाइप का ये जानवर आया है, रहने ही नहीं दे रहा, ये तो मार मार के खाए डाल रहा है जेवलिन थ्रो कर करके, तो ये लोग भाग जाते थे वहाँ से। ठीक है, तो ये लोग भी एक जगह पे तो नहीं रह सकते ना, लेकिन जब एक बार एग्रीकल्चर हो गया आपके पास, तो आप एक जगह रह सकते हो। ठीक है, ये होता है। और पॉटरी यहीं से डेवलप होना स्टार्ट हुई। कहाँ से? नियोलिथिक से। जब आपका एग्रीकल्चर है, जब फूड बनेगा, तो फूड को स्टोर करने के लिए पॉटरी नीड होगी। और किस तरह की? कॉर्ड इम्प्रेस्ड है। क्लियर? मैं समराइज भी कर दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो और ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आई थिंक लिखा होगा साइट वगैरह, जैसे कि जो उत्तर प्रदेश का जो कोलधीवा है, यहाँ से सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन के एविडेंस मिले, जो चावल होता है। जो आपका मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है इंडिया में, नहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान प्रोविंस, वहाँ पर पड़ता है मेहरगढ़। तो वहाँ से हमें सबसे पहले एविडेंसेस मिले किसके? वीट, बार्ले और कॉटन के। वीट, बार्ले, कॉटन, याद रखना, सबसे अर्लीस्ट एविडेंस वीट, बार्ले, कॉटन मेहरगढ़, और राइस का कोलदीवा। और एविडेंस ऑफ हाउस, किस तरह के हाउस? ये हुआ करते थे आपके मड ब्रिक के हाउस, मड ब्रिक यानी कच्ची ईंट के जो घर हुआ करते थे, वो बनाए थे इन लोगों ने। लेकिन जो कश्मीर वैली में जो बुर्जा होम था, ठीक है, बुर्जा होम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च। बर्च एक तरह का पेड़ होता है, ठीक है, बर्च। तो बुर्जा होम वहाँ से नाम पड़ा। तो बुर्जा होम जो है 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर लोकेटेड है। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, गुफाओं में नहीं, केव्स में नहीं, बना के कुछ। लेकिन ये मड ब्रिक हाउस नहीं बना पा रहे थे मेहरगढ़ वालों की तरह कि भाई इस तरह का बना दिया था ना। ये लोग क्या कर रहे थे? गड्ढा खोद खोद के अंदर रह रहे थे। इसी को बोलते हैं लेक साइड पिट। पिट का मतलब होता है गड्ढा। तो गड्ढे के अंदर रह रहे थे लोग, लेक के किनारे रह रहे थे, बिकॉज लेक के किनारे मछली और ये जो श्रिम्प, झींगा वींगा है, सब मिल जाता है खाने वाने के लिए थोड़ा सा, ठीक। और यहाँ पर हमें डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स। आप समझ सकते हैं कि डॉग की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई थी अभी, कि जो कुत्ता था वो उसके मास्टर के साथ में बरी किया गया था, बगल में दफनाया गया था। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि जहाँ इंसानी कंकाल है, बगल में ही कुत्ते का कंकाल है, वो उसमें उसकी हड्डी बिल्कुल सही सलामत है। तो मतलब उसको मार के नहीं गाड़ा गया है। वो ऐसा हुआ होगा कि जैसे इंसान जैसे मर गया, अब एक साथ तो मरा नहीं गया, इंसान मरा, कुत्ता मर गया, इंसान मर गया, जब उसका डॉग मरता होगा तो उसको भी साथ में वहीं दफना दिया जाता होगा। डॉग मरता होगा तो उसको दफना दिया गया, जब उसका मास्टर मरता होगा तो उसको वहाँ दफना दिया जाता होगा।
ऐसे ऐसे करके। ठीक है, गुफकराल की अगर बात करेंगे तो गुफकराल जैसे मैंने बताया कश्मीर वैली में बुरजा होम गुफकराल पढ़ते हैं। बुरजा होम देख लिया, दो चीज़ें, एक तो गड्ढे में रहते थे और डोमेस्टिक डॉग्स है ना, उनका साथ वरी क्या होता था मास्टर्स के साथ। गुफकराल, गुफ का मतलब है गुफा, कराल मतलब जो कुम्हार हैं उनको बोलते थे। तो केव ऑफ पॉटर यानी कि कुम्हारों की गुफा, जहाँ पर कुम्हार क्या करते होंगे भाई, पॉटरी बनाते होंगे, ये पॉटरी बनाते होंगे। तो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहाँ पर हम यहाँ से भी देखने को मिलता है। और केव ऑफ पॉटर 41 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। बिहार की एक साइड है चिरांद, चिरांद बड़े चिरांद आदमी हो, हमारे कानपुर में एक शब्द चलता है चिरांद का मतलब, समझते हो तुम लोग, कितने लोग समझते हो चिरांद का मतलब? तो चिरांद से जो है हमें टूल्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो बोन के बने हुए, हड्डी के। अब बहुत हुआ पत्थर, अब हड्डियों के टूल्स बनाने लगे, क्योंकि हड्डी क्या होता है, डंडे जैसा होता है और थोड़ा सा पहना भी होता है। तो हड्डियों से बने हुए टूल्स कहाँ से मिले? बिहार के चिरांद से। ठीक। और कर्नाटका में साइट है संगना कल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकली हल, हल्लूर, नियोलिथिक साइट हैं। हुंसगी, हुंसगी जो कर्नाटका में है, अगेन रिपीट, वो पीलियोलिथिक है हुंसगी। हल्लूर, पिकली हल, मस्की और ब्रह्मगिरी और संगना कल्लू, ये हैं आपकी नियोलिथिक साइट। आंध्रा में है आपकी बुडिहल, उटनूर और नागार्जुना कोंडा, इन रिवर के आसपास है। भीम, कृष्ण, तुंगभद्रा, ज्योग्राफी में सब पढ़ चुके हैं आप। जरा बताइए भीम किसकी ट्रिब्यूटरी है? तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, कावेरी नदी के पास। बेलन वैली, कोलदीवा, मेहरगढ़ा, ये सब मैं बता चुका हूँ। कोलदीवा जहाँ पर हमें एविडेंस ऑफ राइस मिले। ठीक है, महागरा, ये मेहरगढ़ नहीं, महागरा ही है। गारो हिल्स मेघालय में। दाउजिली हेडिंग है असम में, यहाँ से हमें जेडाइट पत्थर मिला। जेडाइट पत्थर ये हरे कलर का पत्थर होता है, ग्रीन स्टोन होता है, इसी को ही जेडाइट स्टोन बोलते हैं। कहाँ से मिला? दाउजली हेडिंग, ये पड़ता है असम में, दाउजली हेडिंग। चिरांद ये है आपका बिहार में। कोलदीवा, ठीक है, इलाहाबाद में। फिर हल्लूर, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटका में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। बुरजा होम और गुफ कराल ये आपका पड़ता है कहाँ पे? कश्मीर में। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। और पय्यम पल्ली है, ये आपका नियोलिथिक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि नहीं, यहाँ पर आई थिंक लिखा नहीं है इन्होंने, ऐतरापक्कम। ठीक है, ऐतरापक्कम, ये ऐतरापक्कम जो है आपका, ये साइट है पीलियोलिथिक। थोड़ा ध्यान रखना ऐतरापक्कम के बारे में भी, बाकी तो भी हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कैटल हुयू के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं है, ध्यान रखना, ये टर्की में पड़ता है। इसको हम प्रोटो सिटी यानी कि एक थोड़ा सा न्यू, सबसे जो लेटेस्ट सिटी है उस टाइम की मानते हैं। उस टाइम पे सबसे बढ़िया तरह से जो लोग रहते थे सिटी के तौर पे, वो कैटल हुयू थी। नियोलिथिक साइट है ये। ठीक है, नियोलिथिक के अंडर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है नियोलिथिक होगा। कैटल हुयुक, ध्यान रखना, टर्की में फर्स्ट ह्यूमन प्रोटो सिटी। अब आते हैं, हमारा स्टोन एज खत्म हो गया यहाँ से। किसी कोई डाउट होगा तो पूछेगा। अब यहाँ से हमारा चालकोलिथिक यानी कि कॉपर एज स्टार्ट होगा। भीम तो मौसी को घाट पे ले जाके माला पहना, दूध की माला पहना भाई। सर सारी याद करनी होगी भाई, एकदम से आप लोड मत बढ़ाओ अपना। ठीक है, ये सारी हमें याद करनी है अभी, बस तुम समझो। क्वेश्चन करेंगे तो आधी से ज़्यादा तो वहीं क्वेश्चन में याद हो जाएंगी, फिर रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है सर, मैं कोल्डिवा से हूँ। अच्छा, नो डाउट। ओके, रिकॉर्डिंग भाई इसका मिलता है आपको, रिकॉर्डिंग आपको मिलता है परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे, क्योंकि बैच की क्लास हैं तो ये प्राइवेट हो जाती हैं कुछ टाइम बाद, मतलब 10 से 15 मिनट बाद, और वो पूरा आपको मिलता है बैच के अंदर, जो परमार एकेडमी एप्लीकेशन में नोट्स वगैरह सब कुछ। खैर आते हैं अभी चालकोलिथिक। अब जैसे उसको बोल रहे थे क्या, लिथिक मतलब कि स्टोन एज यानी कि पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, वैसे ही यहाँ चालको। चालको का मतलब होता है कॉपर। कॉपर was the first metal, copper was the first metal discovered by humans। तांबा पहली धातु थी जो इंसान ने डिस्कवर करी।
ये हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि कॉपर की माइंस कहाँ पे हैं, खेतड़ी राजस्थान में, मलजखंड मध्य प्रदेश में। सर ज्योग्राफी का हमारे ह्यूमन सेटलमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जो हम चैल्कोलिथिक एज पढ़ने वाले हैं, अभी हम देखेंगे यहाँ यहाँ डेवलप हुई, ये छोड़ो हड़प्पा, ये देखो ये यहीं क्यों डेवलप हुई, ज्योग्राफी इज़ द रीज़न, क्योंकि यहाँ पर माइंस थी कॉपर। ऐसा तो है नहीं कि सर ये माइंस तो अभी हैं, आज से इतने हज़ारों साल पहले। भाई ज्योग्राफी का मतलब होता है लाखों साल, मैंने बताया था। ज्योग्राफी का मतलब होता है लाखों साल, हज़ारों साल में तो कुछ सेंटीमीटर खिसकती है हमारी प्लेटें जो हैं, हमारी जो प्लेटें हैं वो बहुत कुछ सेंटीमीटर खिसकती हैं हज़ारों साल में। जैसे कि हर साल माना जाता है कि 2 से 3 सेंटीमीटर हर साल, तो 1000 साल बाद कितना, 1 मीटर मुश्किल से, 1-2 मीटर, कितना ही होता है, कुछ नहीं अगर हम देखें तो 1-2 मीटर ज्योग्राफी के हिसाब से। ठीक है, तो लाखों साल, तो ऑब्वियस सी बात है उस समय भी कुछ यही ज्योग्राफी रही होगी। खेतड़ी माइंस राजस्थान, मलजखंड मध्य प्रदेश। तो पीपल इन दी रूरल कम्युनिटीज़ और डिफरेंट काइंड ऑफ सेटलमेंट, और उन सेटलमेंट को बोलते हैं कल्चर। ठीक है, आप देखो कल्चर कल्चर कल्चर, क्या है ये कल्चर। तो आज जैसे हम बोलते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब क्या स्टेट हैं। उसी तरह ये जो सेटलमेंट में रहा करते थे ये लोग, तो उनको कल्चर बोल देते हैं। साउथ ईस्टर्न जो राजस्थान में जो कल्चर देखने को मिलता है उसको अहर एंड गिलुंद कल्चर बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, रुको इसको, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा कल्चर या कयाथा कल्चर, वेस्टर्न महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर। ठीक है, अब ये क्या है जॉर्वे कल्चर, मालवा कल्चर, क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको ना कि महाराष्ट्र वाले को जॉर्वे कल्चर क्या है ये। तो एक्चुअल में जैसे ये पूरा है, ये सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। तो इस तरह यहाँ पर जो पूरा सिविलाइजेशन हमने डिमार्केट किया कि यार यहाँ ये पूरा हमें चाल्कोलिथिक देखने को मिल रहा है। यहाँ जो पहली साइट मिली थी वो जॉर्वे थी, तो इसलिए इसको जॉर्वे कल्चर बोल दिया। यहाँ जो पहली साइट मिली मध्य प्रदेश वाले रीजन में, तो उसको कयाथा और मालवा कल्चर बोल दिया। यहाँ जो राजस्थान में मिली उसको अहर बानस कल्चर बोल दिया। उसके ऊपर और मिला उसको गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बोल दिया। समझ में आया आपको। ठीक है, जॉर्वे के तहत यानी जो महाराष्ट्र में मिला उसमें नेवासा भी था, दैमाबाद, चंडोली, इनाम गांव, नासिक, नवडा टोली, ये छोटी 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 साइट्स मिली थी। लेकिन जॉर्वे कल्चर ही क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले जॉर्वे मिला था इसलिए। और सबसे बड़ी साइट कौन थी, दैमाबाद थी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई कि भाई ये कल्चर इंपॉर्टेंट है, कि आपसे पूछ लेगा कि कौन सा कल्चर कहाँ पे था। तो जैसे अहर बानस कल्चर कहाँ पे, ठीक है, अहर बानस कल्चर आपका यहाँ पर राजस्थान में। कयाथा मालवा, अब कयाथा मालवा के तहत आपका ये ईरान भी आता है। ठीक है, ईरान नहीं, ईरान है, ये ईरान जगह पड़ती मध्य प्रदेश में ही। ठीक है, तो कयाथा मालवा ईरान, ये ध्यान रखना है, ये आपका मध्य प्रदेश में आता है, और जॉर्वे महाराष्ट्र में। ये लोग अर्न बरियल प्रैक्टिस करते थे। अर्न बरियल का मतलब होता है जो कलश में जो अस्थियाँ, आज भी हम करते हैं इसको फॉलो, कलश में है ना अस्थियाँ डालते हैं और उसको उसका विसर्जन करते हैं, तो वो अर्न बरियल कहलाता है। डिड नॉट नो अबाउट हॉर्सेज एंड बर्न्ट ब्रिक्स, क्या स्टोन एज वाले हॉर्सेज जानते थे? बिल्कुल। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मैं ऐसे कह सकता हूँ, देख लो घोड़े नहीं बना रखे इन लोगों ने। लेकिन इंडस वैली वाले नहीं जानते थे जो बाद में आए थे। थोड़ी सी ये सरप्राइजिंग बात है लेकिन है। क्लियर। पॉटरी ये भी यूज़ करते होंगे। अब एक्चुअल में इसका भी चलो मैं कल बताऊंगा आपको, चलो हड़प्पा जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि क्यों हड़प्पा भी यहाँ पे डेवलप हुआ। हड़प्पा के साथ ये लोग ट्रेड करते थे एक्चुअल में, अभी हम देखेंगे क्यों, क्या ट्रेड था, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी वैसे तो समझ सकते हो कि तुम्हें पता है कि ये, इसको हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। ये चीज़ अभी नहीं, शायद आपको नहीं पता होगी। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा तो। और ब्रॉन्ज ये तो पता होगा किसका अलॉय होता है, कॉपर और टिन का, तांबे और टिन का। तो ये लोग कॉपर लिया करते थे इनसे, नीचे वालों से कॉपर, ये जो यहाँ रहते हैं। और ये लोग टिन लिया करते थे, ये वाला जो रीजन है अफगानिस्तान के जो आसपास वाला रीजन है, यहाँ से टिन उठाते थे, दोनों को मिलाते थे और ब्रॉन्ज बनाते थे। तो इनके साथ ट्रेड करते थे। जैसे इन्होंने, हड़प्पा वाले ने इनको पॉटरी दे दी और इन्होंने इनको कॉपर दे दिया। तो पॉटरी किस तरह की यूज़ करते थे ये, या तो ब्लैक एंड रेड थी मोस्टली। ठीक है, ब्लैक एंड रेड ही थी मोस्टली, ये चीज़ ध्यान रखना। ब्लैक एंड रेड वेयर का मतलब होता है कि या तो काली है या तो पूरी लाल है, या कुछ काली है कुछ लाल है। ठीक है, और ये हो गई आपकी ऑकरे कलर। ऑकरे कलर जैसे नहीं वो होता है हमारा गेरू, जानते हो? कितने लोग गेरू जानते हैं, कितने लोग गेरू जानते हैं भाई?
जैसे कि जो कच्ची ज़मीन होती है तो उसको गेरू से लीपा जाता है, पता नहीं तुमने पता है कि नहीं पता है, जैसे गांव में हमारे कच्चा है ना, घर वो कच्चा है, तो कच्चा है तो कच्चे में क्या होता है, लीपा जाता है, तो उसके लिए गेरू, गेरू को पानी में डालते हैं, पूरा बनाते हैं वो, है ना, पता है कितने लोगों को पता है, तो उसी कलर का गेरुआ कलर का ये, ठीक है, ऑकरे कलर्ड पॉटरी। एक्चुअल में ऑकरे कलर्ड पॉटरी हम देखेंगे हड़प्पा वाले यूज़ करते थे, तो वो लोग ट्रेड करते थे इनके साथ तो देते थे, तो ब्लैक एंड रेड वेयर है, ठीक है। पॉटरी भी हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे, जैसे अभी हमने कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी पढ़ी थी पीछे। कॉर्ड इम्प्रेस्ड का मतलब है कि कलर नहीं था, वो धारी धारी से कुछ बनी हुई थी। अब यहाँ कलर स्टार्ट हो गया, ब्लैक एंड रेड। ये नॉर्थ, एक होती है NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वो अलग होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी ब्लैक एंड रेड वेयर और ऑकरे कलर ध्यान रखना, ठीक, क्लियर। अब किसी का यहाँ तक कोई डाउट ना हो तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए, जल्दी से बताइए। कॉटन मैंने बताया था मेहरगढ़ में सबसे पहले देखने को मिला। टाइम पीरियड, ओके ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ नहीं लिखा ना, तो टाइम पीरियड मैं आपको बता दूँ, इसका जो हमारा इसका था, किसका, हड़प्पन वाले का, वही उसी सेम टाइम पे ही उसकी के साथ ये हुआ था। आप ये मान के चलो कि रफली ये हमारा 1000 BC पे ख़त्म हुआ, तो ऐसा नियोलिथिक 1000 पे, तो ये मत सोचना कि चैल्कोलिथिक वाला 1000 से स्टार्ट होगा, नहीं, ठीक है। ये रफली आप ये मान के चलो जो 2500 या फिर 2000 भी आप कंसिडर कर सकते हो, 2000 BC, या फिर आप यहाँ पर 2500 ही लेके चलो, है ना, BC से लेकर रफली 1000 BC तक आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इनका जो टाइम पीरियड था, क्योंकि आप खुद ही सोचो यार, हड़प्पा वालों को चाहिए ब्रॉन्ज एज था, ये ब्रॉन्ज के लिए चाहिए कॉपर जब तक इनको नहीं मिलेगा यहाँ से तो कहाँ से कॉपर बोलेंगे, ठीक है। तो वही सेम टाइम पीरियड था जो कि हड़प्पन एज का था, ठीक है। चलो आगे बढ़ें अभी, ठीक है। या तो आप इसको यहाँ पर 3000 भी कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा पहले कर सकते हो कि थोड़ा सा एग्जैक्टली तो नहीं स्टार्ट हुआ होगा, 3000 या 3500, ठीक है, 3500 BC से लेके लगभग 1000 BC तक, ठीक है। चलिए अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। आई थिंक इसके आगे तो कुछ नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। बाकी ये डाउट आप पूछ सकते हैं यहाँ पे जाके इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चैट सेक्शन आएगा, और चैट में जो भी आप मतलब डाउट है आपके पूछ सकते हैं, और ये जो भी आपकी क्लासेस वगैरह हैं सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाती हैं बैच के अंदर, तो वहाँ से आप वो एनरोल करके जो क्लासेस हैं और जो नोट्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। अभी आते हैं हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे, पहले हम SSC वाले कर लेते हैं, देन ये CDS वाले पे आते हैं ना। पहले SSC वाले कर लेते हैं क्योंकि थोड़े से आसान पड़ेंगे, तो इनको पहले अटैम्प्ट करते हैं। यस, पहला क्वेश्चन, फायर डिस्कवरी, फायर आपका पिलोलिथिक में ही था, ठीक है। एक लोग पूछ रहे हैं कि कौन पूछ रहा है, हिमांशु तोमर जी, तो हिमांशु तोमर जी फायर यहाँ पर था आपका पिलोलिथिक में, ठीक है, फायर यहाँ पे था, मैं लिख देता हूँ, फायर के बारे में पता था इन लोगों को, ठीक है। व्हाट इज़ गेरू इन इंग्लिश, अब यार इंग्लिश में तो नहीं पता मुझे, गेरुआ मतलब पता नहीं कैसे क्या बोलते हैं यार गेरू को इंग्लिश में, सर AD एक बार फिर से बता दीजिए, इनफैक्ट ओके बताते हैं, रुको, समराइज़ करना है, चलो मैं समराइज़ कर देता हूँ पहले, देन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। AD सब कुछ समराइज़ ही कर देते हैं लगे हाथ। चलो, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हम हिस्ट्री आज स्टार्ट की है, ठीक है। अब हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, टाइम पीरियड के बेसिस पे। तो एंशिएंट है कि जब से हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम है तब से लेकर कब तक, तब से लेकर ये हम बात कर रहे हैं रफली 7th सेंचुरी AD तक, ठीक है, 7th सेंचुरी AD तक। देन हमारा 8th सेंचुरी AD से, मैं 8th AD लिख रहा हूँ, ठीक है, 8th सेंट AD से लेकर 17th सेंट AD तक, 17th सेंचुरी AD तक मिडिवल है, और इसके बाद से टिल नाउ हमारा मॉडर्न है। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया। एंशिएंट में हमने पढ़ा कि हम सबसे पहले एक्चुअल में इसको डिवाइड करते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक। तो प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो हमें आर्कियोलॉजी से पता चल रहा है, जिसमें कि हमने स्टोन एज स्टार्ट किया। कल देखेंगे प्रोटो। प्री का मतलब है कि कोई रिटन एविडेंस नहीं है, प्रोटो का मतलब है कि रिटन तो है लेकिन हम डिसाइफर नहीं कर पाए, हम पता नहीं लगा पाए।
हिस्ट्री का मतलब है यहाँ से एक्चुअल में रिटन एविडेंसेस थे जिनसे कि हमें पता चला, कोई ऑथर कुछ लिख के गया है ना, कौटिल्य ने कुछ लिखा, पनिनी ने कुछ लिखा, तो सब कुछ लिख के गए थे जिससे हमें पता चला। स्टोन एज हमने आज स्टार्ट किया प्री हिस्ट्री के तहत। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। हमने एक को बोला ओल्ड वाला पीलियो, मिडिल वाला मीजो और नियो वाला नया, पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया हमने इसको हमने बोला अर्ली या लोअर, ठीक है। इसको हमने बोला, एक सेकेंड, ये तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको, ठीक है, पीलियो को। तो पीलियो को मैंने फर्दर डिवाइड किया, अर्ली या लोअर, मिडिल और अपर। और टाइम पीरियड क्या था इन लोगों का, 5 लाख से 10,000। ये एसएससी के लिए हम याद करेंगे 12,000 से 10,000। ये क्या याद करेंगे हम, रफली मान के चलेंगे 9,000 या 10,000 के बाद से 9,000 से लेके 1,000। वैसे तो एक्चुअल में 7,000 से लेके 1,000 BC तक रहता है, ठीक है। अब पीलियोलिथिक में हमने स्टार्ट किया था 5 लाख से लेके 50,000, 5 लाख से लेके 50,000 BC तक। यहाँ पर एकदम रॉ फॉर्मेट में स्टोन यूज़ हो रहे थे। यहाँ पर आ गई थी फ्लेक टेक्नोलॉजी। फ्लेक टेक्नोलॉजी मतलब काट के। यहाँ पर फ्लिंट टेक्नोलॉजी आ गई थी और यहाँ पे लोग केव में, गुफाओं में रह रहे थे और रॉक शेल्टर्स में रह रहे थे। भीमबेटका रॉक पेंटिंग को आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, डिडवाना राजस्थान। देन हम आए कहाँ पे, मीजोलिथिक में। मीजोलिथिक में जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो माइक्रोलिथ है। माइक्रोलिथ का मतलब है छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर का ये जो है इस्तेमाल करते थे माइक्रोलिथ वाले। यहाँ पे ही सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, जानवरों को पालना स्टार्ट हुआ। बागोर और आदमगढ़ से हमें एविडेंस मिले, बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, वहाँ से हमें डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले। प्लस और क्या मिला, और ठीक है, और ये लोग पीले और मीजो वाले हंटर और गैदरर थे, मारते थे खाते थे, मारते थे खाते थे, ठीक। और एग्रीकल्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से, यहाँ से। और यहाँ से पॉलिश्ड स्टोन टूल से स्टार्ट हुआ, मतलब एक तरह से ढंग से डेवलप हुए नियोलिथिक वाले में। और यहाँ पर सेल्ट नाम के जो टूल्स होते थे उनको हम सेल्ट टाइप के टूल्स देखने को मिलते थे, जो इस तरह के होते थे, बड़े ही एडवांस टाइप, मतलब बहुत ही लंबे टाइप और बहुत ही पहने टाइप डेवलप्ड, ठीक है। फूड प्रोड्यूसर थे, एग्रीकल्चर था, तो यहाँ पर पॉटरी भी डेवलप हुई। पॉटरी कोई कलर्ड नहीं थी, वो सिंपल हमारी कैसी थी, कॉर्ड इम्प्रेस थी, लाइंस थी। ये नियोलिथिक साइट है हमारी मेहरगढ़, जहाँ से हमें किसके एविडेंस मिले, सबसे पहले गेहूं के, कपास के यानी कि वीट, कॉटन और बार्ले के, ठीक है। और यहीं से हमें मेहरगढ़ में ही क्या मिला कि यहाँ पर लोग मड ब्रिक हाउसेस में रह रहे थे। कहाँ पड़ता है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। प्लस हमें सबसे पहले चावल के एविडेंस मिले, कोलदीवा, जो कि प्रेजेंट डे प्रयागराज के पास पड़ता है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस मिला यहाँ पे हमें, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा चालकोलिथिक यानी कॉपर एज। चालकोलिथिक का मतलब हो गया 3.5 या फिर आप 4,000 BC मान सकते हो। 4,000 BC से लगभग वही हमारा 1,500 BC तक, ठीक है। ये टाइम पीरियड है कॉपर एज का। तो कॉपर एज में हमने देखा कुछ साइट इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि यहाँ पर हमारा गणेश्वर जोधपुरा कल्चर था राजस्थान में अहरबानस और गिलुंद कल्चर। यहाँ पर कयाथा, मालवा और ईरान कल्चर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। अब आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और मज़ा आएगी, अभी देखना, ठीक है। खासकर जो यूपीएससी वाले हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें और मजा आएगी। और हाँ, टाइम पीरियड जैसे आप में से किसी ने पूछा था, तो टाइमलाइन भी मैं बता देता हूँ। तो सर टाइमलाइन का मतलब होता है कि जैसे आज हम चल रहे हैं 2024 में, 2023, 22 घटाते जाओ, ठीक है। तुम्हारा जन्म हो सकता है हुआ होगा सन 2000 में, हो सकता है किसी का 1999 में, फिर ऐसे 1900 मिलेगा, 1800, 1700, ऐसे करके ज़ीरो भी तो कभी मिलेगा, पीछे जाओगे। ज़ीरो के पहले क्या लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी क्या, कि यहीं से लाइफ एग्जिस्ट हुई और लाइफ एग्जिस्ट करते हुए 2024 साल हुए हैं, अभी लाखों साल से कर रही है, अभी देख रहे हैं। तो उनको जो ज़ीरो से पहले वाले हैं, ज़ीरो का मतलब है कि इसी साल जीसस का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का, तो उसके पहले वाले साल को BC से रिप्रेजेंट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर घटता है, यानी कि आपका 1000 BC पहले आया होगा, 9000 BC बाद में, देन 8000 या फिर 900, 700, 800, 500, 600, है ना, 400, 300, 200, 100, 0, फिर इस तरह से। जब AD में बढ़ते हो तो नंबर बढ़ता है, BC में बढ़ते हो तो नंबर घटता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉमनली नोन एज। प्री हिस्टोरिक पीरियड तो ओल्ड, मीजो, आयरन या फिर न्यू स्टोन एज। अब प्री हिस्ट्री की बात हो रही तो सर स्टोन एज है, लेकिन सबसे अर्ली अगर डेवलपमेंट पूछेगा तो सबसे पहले तो हमारा स्टार्ट हुआ था ओल्ड स्टोन एज से ही, यानी कि पीलियोलिथिक से, ठीक है।
इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगैन अबाउट। अब ये मेगालिथ मैंने नहीं पढ़ाया है, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा भी नहीं, ये हम जब साउथ इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उत्तर तो इसका ये होगा, लेकिन मेगालिथ का मतलब, मेगा का मतलब बड़ा और लिथ का मतलब पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर साउथ इंडिया में देखने को मिल रहा था, अभी नहीं मैंने आपको पढ़ाया, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करिए। आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड विच इन इम्प्लीमेंट एंड वेपन। इसको भी आप अभी छोड़ सकते हैं बिकॉज अभी हमने ब्रॉन्ज एज नहीं पढ़ा है, ठीक है। वैसे तो इसका ब्रॉन्ज होगा, ब्रॉन्ज को रिप्लेस किया था आयरन ने, लेकिन छोड़ दीजिए क्योंकि एक्चुअल में हमने आज पढ़ा है स्टोन एज, स्टोन एज के बाद हमने देखा कॉपर आया, कल पढ़ेंगे ब्रॉन्ज, परसों पढ़ेंगे आयरन, तो परसों आएगा आयरन, धीरे 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 आयरन की ओर हम बढ़ेंगे, आयरन एज उसी को बोलते हैं। पॉटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल इन विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो पॉटरी यानी कि सबसे पहले मिट्टी के बर्तन का पता किस एज में चलता है, चैल्कोलिथिक, पीलियो, नियो या फिर मीसोलिथिक। तो मिट्टी के बर्तन याद करो, जब एग्रीकल्चर आया था, जब खेती बाड़ी होगी तभी तो अनाज स्टोर करेंगे। भीमबेटका अ नोटेड साइट ऑफ द पिलोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भीमबेटका कहाँ पर है, तो भीमबेटका है आपकी मध्य प्रदेश, भोपाल के पास। किसने डिस्कवर किया था, वीएस वाकांकर। अगला क्वेश्चन लो, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया। याद करो, पटने, महाराष्ट्र, याद आया कुछ, कौन सी साइट थी, पीलियोलिथिक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ जेडाइट स्टोन वॉज फाउंड। जेडाइट पत्थर कहाँ पर देखने को मिला, महागढ़ा में, मेहरगढ़ में, हल्लूर में या डाउजली हेडिंग। तो मेहरगढ़ में तो राइस का, मेहरगढ़ में तो वीट, बार्ले और कॉटन का एविडेंस मिला, और यहाँ पर लोग रहते थे मड ड्वेलिंग्स में, ठीक है। हल्लूर कहाँ है, कर्नाटक में। दाउजली हेडिंग असम। जेडाइट स्टोन जो ग्रीन कलर का स्टोन होता था। इन विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड्स कैटल हुयुक वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट्स। तो कैटल हुयुक कहाँ पर देखने को मिला, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, पीलोलिथिक या फिर चाल्कोलिथिक। हिमांशी, अप्रिंशिका, सेजल, चंदनी, सुपर्णा, रजत, प्रवीण, चलो सभी का सही है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, कैटल हुयुक कहाँ पे, टर्की में। कौन सी थी, नियोलिथिक थी। प्रोटो है ना, प्रोटो सिटी, याद है, प्रोटो सिटी मैंने बताया था, वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न सिटी, कहाँ पर, टर्की, जो अभी तुर्की हो चुका है। द ड्यूरेशन ऑफ मीजोलिथिक पीरियड, तो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। सीजीएल 12 दिसंबर 2022 को पूछा गया कि जो मीजोलिथिक पीरियड का ड्यूरेशन था वो क्या था। तो वैसे तो हमने पढ़ा है कि 10,000 में ख़त्म हुआ था पिलोलिथिक, तो स्टार्ट हुआ। अब ये इंडिया की बात हो रही है, कहीं कहीं पे तो बहुत जल्दी ही मीजोलिथिक स्टार्ट हो गया था। बहुत जल्दी का मतलब हो सकता है वहाँ पर 15,000 BC में ही मीजोलिथ के हमें एविडेंस देखने को मिले थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 12,000 से 10,000, ठीक है। मोस्टली लोग जैसे जो खासकर जो ऐसे मतलब जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया तो लोग ये टिक करेंगे 10,000 से 7,000, लेकिन एक्चुअल में जो आंसर की में माना है तो ये माना है। तो एटलीस्ट ये कि अगर कल कोई पूछता है, ठीक है, तो हमारे पास एविडेंस है। अ सेल्ट इज डैश फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड। तो सेल्ट क्या है, एक टॉम्ब है, हाउस है, टूल है, अर्न है। अगर मैंने नहीं, वैसे तो हमने अभी किया भी है, नहीं भी अगर मैंने पढ़ाया होता तो भी आप आसानी से कर सकते थे। टूम वगैरह भी कहाँ, अभी ढंग से खाना तो मतलब उगा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर अभी 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 तो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, टूम्ब कहाँ से, रहने की तो दिक्कत हो रही है। जैसे हमने देखा था बुरजा होम में, हैं गड्ढा खोद खोद के रह रहे हैं, टॉम्ब कहाँ से बना लेंगे। हाउस ना, ठीक है। टूल, ये सॉरी यस इट वॉज अ टूल, ठीक है, मेड ऑफ स्टोन। अर्न क्या होता है, वो मैंने आपको बताया, कलश होता है वो अर्न। माइक्रोलिथ वर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। तो माइक्रोलिथ क्या था और किस पीरियड में देखने को मिला माइक्रोलिथ। मोहित सिंह जी, बैच कैसे लेना, बैच परमार एकेडमी एप्लीकेशन और जो www.parmaracademy.in वेबसाइट है वहाँ से आप कर सकते हैं एनरोलमेंट, ठीक है। माइक्रोलिथ होते हैं आपके छोटे जो पत्थर होते हैं, दैट इज स्मॉल स्टोन टूल्स, ऑप्शन नंबर बी। कॉइन, सिक्के अभी डेवलप नहीं हुए थे, कपड़े भी नहीं, ठीक है, ढंग से डेवलप हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीलियोलिथिक साइट। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, माइक्रोलिथ आपके यहाँ पे मीजोलिथिक पीरियड में देखने को मिले थे, जो मध्य पाषाण था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। चिरान, बुरजा होम, हुंसगी या फिर मेहरगढ़। तो पीलियोलिथिक साइट है, तो मेहरगढ़ हमने देखा था ये नियोलिथिक है। हुंसगी कर्नाटका में, याद आया, हुंसगी, हल्लूर, हुंसगी तो पीलियोलिथिक है, लेकिन हल्लूर जो थी कर्नाटका में वो आपकी नियोलिथिक थी। बुरजा होम ये भी नियोलिथिक है, जहाँ से हमें, आपको पता है, वो एक तो पिट ड्वेलिंग में गड्ढे में रह रहे थे और डॉग का बरियल था मास्टर के साथ। चिरान से क्या मिला था, चिरान जो कि पटना बिहार के पास है, क्या मिला था यहाँ पर बोन टूल्स मिले थे, यानी कि
टूल्स मेड ऑफ बोन, हड्डी के बने हुए। द आयरन एज साइट नेम्ड तिकवाड़ा इज लोकेटेड इन, तो आयरन एज वैसे अभी तो पढ़ा नहीं, लेकिन तिकवाड़ा जो है आपका ये महाराष्ट्र में होगा, ना कि एमपी में, महाराष्ट्र में। नॉट एसोसिएटेड विद आयरन एज, ये भी यार पढ़ा नहीं है वैसे तो अभी, ठीक है, इसको अभी स्किप कर दीजिए थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कल क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इन इंडिया इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद आयरन एज, नहीं किया है अभी, ठीक है। वैसे तो आप कर सकते हैं इसको आराम से, क्योंकि आयरन अभी तक नहीं मिला था हमें नियोलिथिक में, यहाँ तक कि हड़प्पा वालों को भी नहीं मिला था। तो यहाँ पे अच्छा पूछा इज ऑल्सो एसोसिएटेड, तो आंसर होगा इसका लेटर वैदिक। ना तो पीलो में था, ना तो नियो में था, ना तो हड़प्पा वालों को पता था, लेटर वैदिक वालों को पता था। ये देख लीजिए MTS इसी बार का क्वेश्चन है, ये भी MTS इसी बार का क्वेश्चन है, ये भी MTS इसी बार का क्वेश्चन है, ये भी MTS इसी बार का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी बार के MTS के पेपर में पूछा गया। करेंगे अभी UPSC वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो मेगालिथिक साइट डैश इज अ साइट ऑन द रिवर गॉड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। तो मेगालिथिक जो साइट है कौन सी, ये गॉड रिवर के पास देखने को मिलती है। इनाम गांव हल्लूर तो यार कर्नाटक में है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो भीम रिवर ये महाराष्ट्र में फ्लो होती है, तो महाराष्ट्र में होनी चाहिए। और महाराष्ट्र में इनाम गांव है, इनाम गांव नवडा टोली, याद करो जॉर्वे कल्चर में था इनाम गांव, नवडा टोली दहमाबाद सबसे बड़ा था, ठीक है, तो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे, देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन किस में है, MTS 2024। MTS में भर भर के एक ही चैप्टर से सवाल आए, देख सकते हैं आप, एक चैप्टर को छोड़ना कितना नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। आयरन एज के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज़ टुक प्लेस ऑन द बेसिस, वैसे तो आयरन एज यार पढ़ा नहीं है। द सिरेमिक एज वॉज पेंटेड ग्रे वेयर, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग द आयरन एज, गलत है यार, क्योंकि अभी कल पढ़ेंगे कि आयरन के बारे में इन लोगों को नहीं पता था, तो खैर छोड़ो, अभी इसको कल करेंगे। ये वाला आप अरेंज कर दो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद CDS CAPF के क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड सिविलाइजेशन। ऑर्डर बताना है, आराम से आप कर सकते हैं, पीलियो मीजो इंडियन नियो, ठीक है। पहला मेटल कौन सा था जो इंसानों ने यूज़ किया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा। अब हम करते हैं थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन, ठीक है, ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करने में, करिए जरा। NTPC हो जाएगा क्या मार्च में एग्जाम है इस बैच से, बिल्कुल हो जाएगा शिवम, अगर मार्च तक तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। कॉपर सबका सही है, कर लिया इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नियोलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है नियोलिथिक के बारे में। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस पीरियड इंक्लूडेड ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन, बिल्कुल था। एग्रीकल्चर भी था। एनिमल का डोमेस्टिकेशन तो सर मीजोलिथिक से ही स्टार्ट हो गया था, और पॉटरी भी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, बिल्कुल सही है। देख रहे हो, दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज, है स्टेटमेंट सही हो गया। The characteristic feature appeared almost at the same time in various parts of the subcontinent. Earliest evidence of agriculture is found from मेहरगढ़ during 8000 BCE, बिल्कुल सही है। जो मेहरगढ़ है, हम बोलते हैं नियोलिथिक कब से स्टार्ट हुआ सर, 7000 से, ठीक है, तो 7000 8000 BC के अराउंड, BC आप समझते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा, तो मेहरगढ़ उस टाइम पे डेवलप हुआ था, और वहाँ से एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले, फॉर एग्जाम्पल गेहूँ, बार्ले, कॉटन, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑड वन आउट, खत्म। ये तीनों सही हमने पढ़े हैं, ये नहीं पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम पे थोड़ी ना अपीयर हुए। इसका बेस्ट एग्जांपल है मेहरगढ़। अभी मेहरगढ़ यहाँ पर है, मेहरगढ़ में नियोलिथिक एविडेंस आ गए, लेकिन तुमको क्या लगता है बुरजा होम और गुफकराल में भी इसी टाइम आ गए, चिरान में भी इस टाइम आ गए, यहाँ हल्लूर में कर्नाटक में भी आ गए, नहीं आए उस टाइम पे, सेम टाइम पे। सबसे पहले मीजोलिथिक के एविडेंस जैसे ना था मेहरगढ़ में देखने को मिले थे। मीजोलिथिक एविडेंस का मतलब है वो लोग जो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए थे, जो पॉलिश्ड स्टोन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। इनमें से कौन सा एक पॉटरी का टाइप नहीं है, बताओ जल्दी से। मैंने इसमें से आपको 2 करवा दी हैं, बाकी आप एलिमिनेट करके जल्दी से बताओ। ये क्या है, ऑकरे कलर्ड पॉटरी है ना। ये क्या है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड, ठीक है। और ये क्या है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, ब्लैक एंड रेड वेट, जो चैल्कोलिथिक में देखने को मिला है ना। तो ये 2 तो मैंने बताया ही था, CC करके कुछ नहीं होता ये, ठीक है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पीलियोलिथिक, CDS 2023 पीलियोलिथिक के बारे में दिया हुआ है, जल्दी से करिए। ईसमपुर वॉज अ वेल नोन सेंटर ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर लोकेटेड in Gulbarga district of Karnataka and was situated along a small seasonal stream known as Kamtahalla. A Paleolithic blade is a flake tool, the length of which is more than twice the width. फ्लेक टूल मैंने बताया था कब डेवलप हुआ था, मिडिल पीलियोलिथिक में। कैसा था, कुछ इस तरह का था भाई, चिप ऑफ करके निकाला जा रहा था, किससे, बड़े वाले स्टोन से, बड़े वाले पत्थर से, साइड से मारा निकल गया। बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि भाई लेंथ ज़्यादा है विड्थ से, और मोर देन ट्वाइस तो ही है, तो ये तो सही होगा ही होगा। इसमें भी कोई डेटा कोई फैक्ट इस तरह से नहीं है, ठीक है, और ये सही है आपका। वैसे तो ईसमपुर जो है आपका ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में ये साइट पड़ती है, ठीक है, ईसमपुर। तो ये पीलियोलिथिक साइट ही है ईसमपुर, ध्यान रखना, बोथ 1 और 2 सही है यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग, ये आपका CAPF 2023 से क्वेश्चन है, जॉर्वे कल्चर ऑफ द डेक्कन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करिए जरा, देखते हैं कितने लोगों ने ढंग से लेक्चर को अटेंड किया और कितने लोग अपना जो थोड़ा सा विजडम है उसको यूज़ कर पाएंगे। सर आपसे हिस्ट्री पढ़ के बिहार दरोगा क्लियर कर सकते हैं बेटा? हमसे हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री अच्छी कर सकते हो, हिस्ट्री बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए अच्छी कर सकते हो। बिहार दरोगा एग्ज़ाम में जो जो आता है वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, तब बिहार दरोगा का एग्ज़ाम क्रैक होगा। करें क्वेश्चन को। सर रेलवे के लिए PYQ कब होगा? होगा होगा, है ना, चलो तो करते हैं जरा। इट कवर्स प्रैक्टिकली, ये पूछ रहा है जॉर्वे कल्चर। जॉर्वे कल्चर मतलब चैल्कोलिथिक जो महाराष्ट्र में डेवलप हुआ था, यानी ये वाला, है ना। इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ द मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट, पूरा ही महाराष्ट्र देखा था, बस ये किनारे का पार्ट नहीं था, यानी कोस्टल पार्ट नहीं था। सही है ये। प्रवरा गोदावरी वैली सीम टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन, का मतलब है कि सेंट्रल जोन ये था, इसके अराउंड डेवलप हुआ था। हमने नहीं पढ़ा है, मान लेते हैं नहीं पता है हमें, ठीक है। द लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर ईल्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग कल्चर के एविडेंस मिलते हैं। अब अगर आपने ये ज्योग्राफी पढ़ी है मेरे से, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ चुके हैं, तो उसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखा था क्या होता है, जिसको हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब है, स्लैश का मतलब काटा, बर्न का मतलब जलाया। जलाने के लिए पहले तो काटना पड़ेगा ना, और काटोगे किससे? मुंह से काटोगे क्या? कट 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 कट, ऐसे तो काटोगे नहीं। तो किससे काटोगे? औजारों से काटोगे। औजार किसके बने होते हैं? लोहे के, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि बड़े बड़े जो पेड़ हैं जिनको क्लियर करके आपको वहाँ खेती करनी है, तो क्या आपको लगता है कि जब अब यहाँ पर आयरन तो अभी डेवलप हुआ नहीं है? हुआ है क्या? नहीं हुआ है। और कॉपर एक जो होता है, लेट मी टेल यू, हम पढ़ चुके हैं अभी, केमिस्ट्री पिछला चैप्टर पढ़ा है। कॉपर क्या होता है? कॉपर एक भाई सारे मेटल मैलेबल होते हैं, लेकिन आपको पता है कॉपर उतना हार्ड नहीं होता है, होता है लेकिन उतना हार्ड नहीं होता कि आप बड़े बड़े पेड़ काट डालें कॉपर से, और इतना लार्ज अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता, आयरन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये कहाँ से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला आपका सही होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना था ज्योग्राफी वाला, कि जब आयरन नहीं है इनके पता, तो फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस कर लेंगे? शिफ्टिंग के तो स्लैश एंड बर्न करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, देन जलाना पड़ेगा। विद रेफरेंस टू द मीजोलिथिक आर्ट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CDS इसी बार के CDS का क्वेश्चन है 2024 का। अलेक्जेंडर बर्न्स डिस्कवर्ड द फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया एट सोहागी घाट इन उत्तर प्रदेश। गलत हो जाएगा, मैंने अलेक्जेंडर बर्न्स तो पढ़ाया ही नहीं है। मैंने आपको आर्कीबोल्ड कार्लेलाइल का नाम बताया था, आर्कीबोल्ड कार्लेलाइल। और अगर हम बात करें जो भीमवेड का, वो तो VS वाकांकर करके थे, वो उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये नाम तो गलत होगा, पहला गलत, दो अपने आप सही हो गया, दो को सही होना ही पड़ेगा। भीमबेटका रॉक पेंटिंग वर डिस्कवर्ड व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट VS वाकांकर, आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, वाकांकर जी की, W से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। तो VS वाकांकर नोटिस्ड द rocks out of a train window while traveling from Bhopal to Itarsi and got off the nearest railway station to explore the site। सही है। तुम्हारे साथ कुछ और होता होगा, तुमने किसी को देख लिया है ना, उतर गए जल्दी से किसी और पर्पस के लिए। अब खैर मेरा मुंह मत खुलाओ तुम ठीक है, दूसरा तो सही खैर होना ही था। द पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स, मतलब
तुमने कोई बुक देखी और तुम उतर गए बुक खरीदने के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। द पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेम शेल्टर इन द रॉक आर्ट ऑफ ओडिशा। द पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स डू नॉट, गलत हो गया, ठीक है। दे डू एग्जिस्ट। खुद ही सोचो अगर किसी एक केव में भी अगर एग्जिस्ट कर गई होंगी, एनग्रेविंग का मतलब पता है ना कि पत्थर में अपने कुछ मतलब ऐसे गड्ढा गड्ढा करके हल्का सा लिखा है, और ठीक है, एनग्रेविंग्स का मतलब वही जो हमने देखा था यार भीमबेटका वाली में, जो मैंने पिक्चर लगा रखी थी, तो एनग्रेविंग्स हो गई, ठीक है। और मतलब एक तरह से वो पेंटिंग हो गई, और एनग्रेविंग का मतलब हो गया कि उसमें कुछ गड्ढा कर करके उसमें कुछ बनाया गया है। तो अगर किसी एक केव में भी हमें मिल गया होगा तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा, आंसर यहाँ पर 2 ओनली होगा। अगला है आपका ये सिविल सर्विसेज का है, देख रहे हैं आप, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी में बताया तो सब मैंने, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण बोलते हैं चाल्कोलिथिक को, ठीक है, चाल्कोलिथिक को वो बोलते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही स्किप कर दूं मैं तो आलसी कहीं की। अच्छा चलो भाई, तो हिस्टोरिकल प्लेस क्या है, बुरजा होम, तो किसके लिए फेमस थी बुरजा होम? रॉक कट श्राइन्स, चंद्रकेटुगढ़ टेराकोटा आर्ट, ये तो सही है आपकी, चंद्रकेटुगढ़ वेस्ट बंगाल में। टेराकोटा क्या होता है कल पता चलेगा तुम्हें, टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी होता है ना, मिट्टी को पका के जो बनता है उसी को टेराकोटा बोलते हैं, ये सही होगा आपका। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर याद करो, गणेश्वर कहाँ, राजस्थान में, तो ये भी सही होगा आपका, ठीक है। रॉक कट केव देखने को मिल रही है भीमबेटका में, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बुरजा होम में हमने क्या पढ़ा था, एक तो मास्टर डॉग को मास्टर के साथ बरी किया गया था, प्लस हमें देखने को मिला था कि लोग गड्ढों में रह रहे थे, पिट ड्वेलिंग में रह रहे थे, प्लस यहाँ पर चिरांद की तरह ही बोन टूल्स यहाँ से भी हमें देखने को कुछ कुछ मिले थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और 1 2 3 तो कहीं है भी नहीं, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये पहला एलिमिनेट कर दिए होते तो ये गए थे, 3 अपने आप सही हो गया था, ठीक है, 3 अपने आप सही हो गया था, बस 2 को देखना, तो 2 भी सही था यहाँ पर। करो ये CDS 2024, ये सिविल सर्विसेज 2021 का है, और ये CDS 2024। और एक चीज़ तुम देखो, चंद्रकेटुगढ़, चंद्रकेटुगढ़, तो ये इंपॉर्टेंस होती PYQ उसकी, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो। तो चंद्रकेटुगढ़ अभी पता है मैंने, वेस्ट बंगाल, ख़त्म हो गया उसी से ही है, ख़त्म ख़त्म, 3 अपने आप सही हो गया, 3 अपने आप सही हो गया, पता भी नहीं है फिर भी। मंगाड़ू केरल में मेगालिथिक साइट है, मेगालिथिक तो ऐसे पढ़े भी नहीं अभी, वो पढ़ेंगे हम आगे। 3 अपने आप सही हो गया। अब मुझे 2 और 4 में चुनना है। इनाम गांव महाराष्ट्र में चाल्कोलिथिक, पक्का सही है, पक्का सही है, जॉर्वे कल्चर में देख लो, देख लो तुम जॉर्वे में। ये है इनाम गांव जॉर्वे के अंडर, चाल्कोलिथिक साइट, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 3, ऑप्शन नंबर बी। कर लो इस क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट, बोरजा होम, सराईखोला, कुरनूल, अट्टी पक्कम। इसको क्या करना है, इनको अरेंज करना है लोकेशंस को नॉर्थ से साउथ में, यानी ऊपर से नीचे में अरेंज करना है इनको, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ करना है। कुरनूल कहाँ पड़ता है भैया, नियोलिथिक साइट है ये, आंध्रा में। बुरजा होम देखे थे जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। और सराईखोला तो नहीं देखे, अट्टी पक्करम ये भी आपका साउथ में ही पड़ेगा, और ये तमिलनाडु में है। तो बुरजा होम सबसे ऊपर होगा। एक्चुअल में जो सराईखोला है ना, जैसे ही जम्मू कश्मीर है ये, जैसे बुरजा होम है या यहीं पे सराईखोला है, जस्ट थोड़ा सा नीचे सराईखोला, ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है सराईखोला, ये बुरजा होम है, ठीक है। तो 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको नहीं पता 2 होगा पहले कि 1 होगा, लेकिन यार अट्टी पक्करम तो ये सबसे साउथ में ही होगा, ये आपका पीलियोलिथिक साइट है, तो मतलब सबसे लास्ट में ही होगा ये, ठीक है। तो सबसे लास्ट में होगा, 4 लास्ट में होगा, और 1 से शुरू है, तो यानी बुरजा होम ही होगा, ठीक है। 1 2 3 4। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नियोलिथिक साइट, इनमें से कौन सी नियोलिथिक साइट है, बताइए। आदिचालूर है, हल्लूर है, ब्रह्मगिरी है, फिर करनूल है, बताओ जल्दी से, कौन सी साइट है आपकी नियोलिथिक साइट। सर मेरा नाम लो, क्यों भाई, क्यों नाम लें आपका। तो भाई यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो हल्लूर जो कि आपका आंध्रा में है, सॉरी कर्नाटका में, ठीक है, कुरनूल आंध्रा में,
ऑप्शन नंबर बी। आई गॉट सेकेंड रैंक इन एंड IWAI MTS। थैंक यू सो मच सरताज सतिंदर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द AIR2। ओके चलो, तो थैंक यू सभी को, सारे क्वेश्चंस हमने ख़त्म कर लिए हैं और